बैठक में आप सबका खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग अपनी अदबी बैठक की छठी किस्त है ये, जो आज हम लोग केपी सक्सेना साहब के ऊपर बात करने जा रहे हैं। केपी सक्सेना साहब को मैं उनके जो उन्होंने सीरीज लिखी थी बीबी नातियों वाली, उस जमाने में हम लोग बच्चे थे और दूरदर्शन ही हम लोग के पास एक जरिया था जिससे हम लोग इंटरटेन करते थे। और इस तरह की चीजें तो समझ लिए बहुत बड़ा, फिल्म जाने को मिलता नहीं था, इट वॉज नॉट अलाउड कि आप फिल्म देखने जाएंगे। तो दूरदर्शन और घर में टीवी होना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती। तो उसी से हमको केपी सक्सेना साहब के बारे में पता चला, उनकी और बाद में उनकी बच्चों की कहानियां, बच्चों की सीरीज वगैरह भी मैंने पढ़ी। बट आमिर खान ने मेरे ख्याल से उनको एक तरह से रीडिस्कवर किया फॉर फिल्म्स। एक तरह से आमिर खान को क्रेडिट जाता है बिकॉज उसने रीडिस्कवर्ड हिम एज अ फिल्म राइटर। और जोधा अकबर उन्होंने लिखी, स्वदेश में उनके डायलॉग्स थे, कई फिल्में उन्होंने की हैं और खासतौर से लगान तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ लखनऊ। केपी साहब से मेरा ताल्लुक तभी से जब से मैंने दूरदर्शन में आके होश संभाला। मुसलसल उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल रही, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में। और एक बार तो सहकारिता भवन में एक कवि सम्मेलन था, तो कवि सम्मेलन से कबल थोड़ा सा उसमें वक्फा था, लोगों के आने में, प्रोग्राम शुरू में। तो नीचे की तरफ एक जो ग्रीन रूम टाइप है छोटा सा, तो वहीं बैठे हुए थे और चेयर पे, और जो उनका थोड़ा बहुत शक्ल था वो शक्ल फरमा रहे थे। तो मैं तो जाहिर है बहुत छोटा था, तो लेकिन उनका बहुत मुंह लगा हुआ था। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उन्हें आओ हसन आओ इधर आओ, बैठे और बातें करने। कहने एक बात बताएं हसन तुमको, कहने मेरी नानी जो थी वो हाफिज़ कुरान शायद कहा था कुछ, कहने लिए वो कुरान पढ़ती थी और उनके पास कुरान था, और मुझे अक्सर और बेशतर वो आयतें क़िरत में पढ़ के सुनाती थी, यानी गा के जैसे क़िरत पढ़ी जाती है कुरान की, कहने वो क़िरत में पढ़ के मुझे सुनाती थी और मैं बहुत सुनता था। मुझे मेरे जहन में बहुत सी आयतें हैं, मैं छोटी छोटी आयतें वो अक्सर और बेशतर। तो ये बड़ा अजीब और गरीब वाक़या जो कहीं आपको सुनने को नहीं मिला। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उनसे मेरा ताल्लुक़ था, घर भी जाते थे और दूरदर्शन और इस हवाले से मुलाकातें होती थी, शानदार गुफ्तगू करते थे। वो एहसास ही नहीं होता था इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने, इतने बड़े राइटर और इतने बड़े वो फनकार हैं बैठे हुए हमारे। बाद में तो फिर ये शोहरतें और फिल्म के हवाले से और लोगों ने जाना, लेकिन हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि केपी सक्सेना साहब हमें जानते थे। केपी भाई का मेरा बहुत लंबा साथ रहा। मैं CDRI में था और CDRI में नाटक करते हुए शुरू में डरता था कि कहीं नौकरी से मैं निकाल दिया जाऊं, लेकिन जब वहाँ पर नाटक का सिलसिला शुरू हुआ तो ये हुआ कि एकांकी नाटक वहाँ पर किया जाए। और केपी भाई के साथ में जो मुझे बाद में पता लगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे यहाँ, कि उनका तो एक कितना आयामी, बहुआयामी तो एक छोटा शब्द है मुझे लगता। एक तो सबसे बड़े वो बॉटनिस्ट थे, 19 किताबें उन्होंने बॉटनी की लिखी, कम नहीं 19 किताबें बॉटनी की लिखी हैं। कॉलेज में पढ़ाते थे, बॉटनी पढ़ाते थे। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, शायद गवर्नमेंट सर्विस का उनको शौक लगा, तो फिर इस वहाँ रेलवेज में चले गए और बाद में तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन उनकी लेखनी का ये था कि उसमें तंज बहुत ज़बरदस्त होता था, जो एक व्यंग होता था, और शुरुआत उसकी हंसी से होती थी, लेकिन एंड उसका इतना दर्द वाला होता था जो असलियत को बयान करता। जैसे मैंने उनका एक प्ले किया था हड़प्पा हाउस, तो वो एक है, वो आदमी पुरानी चीज़ें बेचता है, फर्जी हैं सब, ये अनारकली का लहंगा है, ये इनका दुपट्टा है, ये अकबर की टोपी है, अला है फला है। तो जब बाद में जब उससे पूछा जाता है तो अपना वो कोट खोल करके दिखाता है, हुजूर पेट भरने के लिए सब करता हूँ, क्या करूँ। तो ये इवन आप उनकी अगर पोइट्री भी देखें, उनकी पोइट्री में भी एक तो पोइट्री वो अपनी वाइफ को जरूर इन्वॉल्व, भाभी जी कहीं ना कहीं ज़रूर उनकी पोइट्री में आती थी।
मेरा हाँ ज़रूर। और मुझे बड़ा फ़ख्र हासिल है कि कई कवि सम्मेलनों में केपी भाई तो मंच पे होते थे, हम और भाभी जी साथ साथ बैठते थे, तो जब कैमरा आता था तो हम दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। और जब वो यहीं रहते थे वजीरगंज थाने के पीछे, फिर जैसा आपने बताया वो गोलागंज में रॉकेट लॉन्ड्री के पीछे गए, फिर लक्ष्मणपुरी में गए और उसके बाद फिर वो इंदिरा नगर में गए और बराबर मेरा उनका साथ रहा। दूसरा ये है कि कविता उन्होंने बहुत बाद में शुरू की। पहले उन्होंने जो व्यंग शुरू किया था वो गद्य का व्यंग था और इसमें उनको फख्र हासिल हुआ। शरद जोशी के साथ एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बम्बई में शेयर किया था, दैट वाज अर्ली 80s। तो उनका जो लहजा होता था, खास करके जो लखनवी अंदाज उनका होता था, अभी भी कुछ लोग फेसबुक पे उनके लिखी हुई चीज़ों को पोस्ट करते हैं, जो उनके छोटी छोटी कहानियाँ या छोटे छोटे किस्से हैं, उसको अभी भी लोग पोस्ट करते हैं। दूसरे, जहाँ तक मैंने जाना है, कोई मैगजीन हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है हिंदी की जिसमें उन्होंने लिखा हो। बच्चों के मैगजीन पराग से लेकर के महिलाओं की मैगजीन मनोरमा तक, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, तो बराबर वो लिखते रहते थे। मुझे लगता है कोई शायद अखबार ऐसा नहीं था जिसमें उनका कॉलम न छपता हो। मुझे बड़ा फख्र हासिल इस बात का भी था कि मुझे उनके साथ एज एन एक्टर भी काम करने को मिला। उन्होंने एक्टिंग, अरे साहब गजब के एक्टर थे वो। मुझे याद है ताजमहल 2016 उनका प्ले था। 2016 तो बड़ी पुरानी बात हो गई। उस ज़माने में जब वो प्ले लिखा गया था कि 2016, हम लोग जैसे सालों आगे की बात सोच रहे हैं, जैसे आज आप सोचें 2090 की या 2095 की बात आप सोचें, तो उसमें वो क्या होता है कि वो ड्रीम करते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर हो गया है और वो ताजमहल बनवा रहा है, और ताजमहल बनने में वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि भाई उस पर एक वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगवा दिया जाए ताकि बिजली गिरे तो ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। तो बादशाह सलामत देखने के लिए आते हैं, तो कहने भाई ये बदनुमा दाग क्या लगा हुआ है हमारी इस ताजमहल के ऊपर। कहने हुजूर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इससे बिजली गिरेगी तो इसको कोई डैमेज नहीं होगा। तो बादशाह सलामत कहते हैं अगर हमारी बेगम के मकबरे पे अल्लाह ताला को बिजली गिरानियाँ ही मंजूर है तो गिराने, लेकिन ये बदनुमा दाग हम नहीं लगने देंगे। तो उसमें साहब वो कहा जाता है कि चलो भाई इसको निकालो। अब वो गारे चूने का बना हुआ था ताजमहल, भड़बड़ा के गिर जाता है जो आजकल के हमारे इंजीनियर्स लोग करते हैं। तो उसमें साहब आँख खुल जाती है। तो उसमें मेरे फादर का रोल उन्होंने किया था और मुझे नेकर वेकर पहन के लेमन ड्रॉप चूसते हुए जो था जो इंजीनियर बन गया था। इसी तरीके से मैंने बताया हड़प्पा हाउस था। एक उन्होंने और शॉर्ट प्ले लिखा था, शॉर्ट प्ले के ज़्यादा उनका जिक्र होता नहीं, लेकिन मैंने उनके शॉर्ट प्लेस किए। उसका नाम था झुट्टो दी हट्टी। जिस समय पाकिस्तान वॉर हुई थी भुट्टो साहब के यहाँ, तो पैटर्न टैंक और साइबर जेट्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे लड़ने के लिए। तो उन्होंने जो झुट्टो दी हट्टी लिखी थी उसमें पैटर्न टैंक का जो पुर्जे जो हैं वो सब, वो कबाड़ी जो है वो बेच रहा है, पैटर्न टैंक के पुर्जे, साइबर जेट के पुर्जे, वो सब कबाड़ी बेच रहा है। तो इस तरीके से इतना बेहतरीन तर्ज वो लिखते थे। और उनके लिखे हुए फुल लेंथ नाटक 2 ही 3 हैं जो छपे, शायद 2 ही नाटक छपे। एक बाप रे बाप छपा है और एक छपा है गज फुट इंच। लेकिन मैंने देखा है कि बम्बई में लोगों ने बड़े बड़े फेस्टिवल किए हैं, उसकी शुरुआत गज फुट इंच से हो रही है। लास्ट में उन्होंने प्ले लिखा था जलकुंभी, वो भी फुल लेंथ प्ले है उनका, वो छपा नहीं है। उसमें भी मेरे साथ रोल कर रहे थे और इत्तेफाक से उसकी रिहर्सल मेरे घर पे होती थी। मैं भी पास ही में रहता था तो उनको आने में दिक्कत नहीं होती थी। और वो नाटक हमने किया था, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने 1971 से ड्रामा कंपटीशन शुरू किए थे, उसमें वो नाटक हुआ था। उसके बाद में दूरदर्शन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। जैसे अभी आपने बीवी नाती वाली का जिक्र किया, देखिए बीवी नातियों वाली ने एक परंपरा शुरू की सीरियल्स की। उसके पहले सीरियल्स लोग नाम ही नहीं जानते थे और मुझे मौका मिला था उसमें रोल करने का। बहुत लंबा रोल तो नहीं था मेरा, शायद 1-2 एपिसोड का रोल था मेरा, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ
उसने लखनऊ दूरदर्शन का नाम पूरे हिंदुस्तान भर में किया, जापान तक वो सीरियल गया था, बीबी नातियों वाला। अरे सरीन साहब बना रहे थे, फिर सेकंड वर्जन सुशील कुमार सिंह ने बनाया, उन्होंने कलर्ड बनाया था सुशील कुमार सिंह ने। और जैसा मैंने बताया कि वो तीसरा वर्जन भी अपनी डेथ से कुछ साल पहले ही बनवाना चाहते। बोले अनिल मेरी स्क्रिप्ट लगभग तैयार है दूरदर्शन से, लेकिन उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी तो उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई। तो आप सोचिए कि एक उन्होंने यही नहीं, उन्होंने और भी कई सीरियल्स लिखे हैं, 52 एपिसोड्स के जो सीरियल्स आते हैं वो भी उन्होंने लिखे, वो भी दूरदर्शन से हुए। बल्कि मैंने भी उनका लिखा हुआ एक सुबह आता था, सुबह सुबह का स्वांग करके, दिल्ली दूरदर्शन से, उस समय और चैनल्स नहीं हुआ करते थे, उसके लिए भी उन्होंने हमें स्क्रिप्ट लिख करके दी थी। कोई इत्तेफाक से वही जो सरकारी जो तमाम रोक टोक होती हैं उसमें पड़ी रह गई वो तो। लेकिन आप सोचिए कि उनके करीब करीब जहाँ तक मुझे मालूम 18,000 उनके कहानियाँ कविता 18,000 उनके संग हैं, ये थे बुक्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं छपवाई। एक बहुत बड़ा काम जो उन्होंने किया था जो आप लोगों को किसी को नहीं मालूम होगा, ये जो सड़क इंदिरा नगर को गोमती नगर से जोड़ती है रेलवे क्रॉसिंग के थ्रू, ये केपी भाई के एफर्ट से बनी। और इसका मैं साक्षी हूँ, वह ये था कि केपी भाई ने बीजेपी ज्वाइन किया था अटल जी के सामने, और उसमें शायद मैं भी इंस्ट्रूमेंटल था। लाल बिहारी टंडन जी हमारे बिल्कुल एक परिवार के से थे, तो उनकी पब्लिसिटी होनी थी। वो एमपी के इलेक्शन के लिए या शायद उस समय एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े थे, तो ये हुआ कि भाई उन्होंने हमें बुलाया, भाई अनिल कुछ नाटक नौटंकी कराओ। तो हमने थपलियाल जी जो हमारे मित्र थे, मैंने उनको कहा, बोले यार ऐसा करो अनिल, स्क्रिप्ट केपी भाई से लिखवाओ, डायरेक्शन मैं करूँ। तो केपी भाई ने स्क्रिप्ट लिखी और वो नुक्कड़ नाटक के तरीके से कई जगह हुआ भी, टंडन जी इलेक्शन भी जो जीते, और उन्होंने ही केपी भाई को बीजेपी में शामिल किया। तो केपी भाई ने कहा कि टंडन जी हम शामिल तो हो गए, एक मेरा आप छोटा सा काम कर दीजिए। तब वो लक्ष्मणपुरी में रहा करते, और आपको याद होगा बहुत ही खराब सड़क हुआ करती थी जो गोमती नगर को जोड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी इतनी गुजारिश है कि आप वो सड़क हमारी बनवा दीजिए। टंडन जी का ठीक है, तो उस समय वो हाउसिंग मिनिस्टर भी थे, तो बनवा देंगे। काफ़ी दिन तक नहीं बनी, तो फिर उन्होंने कहलवाया, मैंने फिर उनको संदेशा दिया, नहीं 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 वो हो रहा है। तीसरी बार साहब बड़े नारे बोले, ऐसे कि तैसे ही मैं बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ दूंगा। अब टंडन साहब से बनवाए मुझे नहीं कहना इसके ज़्यादा, बहुत नाराज़ हो गए वो। तो मेरे टंडन साहब से कहा भाई केपी भाई बहुत नाराज़ हैं। अरे बोले अनिल उनको बता दो टेंडर वेंडर हो गया है, बनने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि उन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए सोचा कि वो जो बहुत ख़राब सड़क हुआ करे, आज आप देखिए वो मेन सड़क है, बल्कि मैं कहूँगा जो कि इंदिरा नगर को गोमती नगर से जोड़ती है। उनके में सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही सहज आदमी थे। जैसे मैं CDRI में था और ये जब हिंदी पखवाड़ा होता था तो उसमें कवि लोग बुलाए जाते थे, लेकिन तो तमाम कवि आने में नखरे करते थे, भाई अच्छा आना है, कुछ पेमेंट भी एक्सपेक्ट करते थे, कुछ कैसे। लेकिन केपी भाई कई बार आए और अपनी कविताएं सुनाई और बहुत एंजॉय करते थे, बड़ा फ़ख्र हासिल करते थे कि उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन से बुलाया जाता है। उनका अपना बड़प्पन था। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी शख्सियत, दूसरे जो उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया जिसके लायक में नहीं था, जब उनके पास ये आया आशुतोष गोवालीकर आए, कहने साहब मुझे जोधा अकबर के डायलॉग्स आपसे लिखवाने, पहले लिख चुके थे उनके लिए, वो उनकी फिल्म के लगान के लिए। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, बोले अनिल एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क आया है मेरे पास। मैंने कहा क्या केपी भाई? कहले गोवालीकर जी कह रहे हैं कि मुझे जोधा अकबर के डायलॉग लिखने हैं, जिसमें जोधा के डायलॉग संस्कृताइज्ड हिंदी में होने हैं और अकबर के डायलॉग पर्शियनाइज्ड उर्दू में होने, और शर्त यह है कि दोनों पब्लिक को भी समझ में आए। अब आप सोचिए, मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया था, उसमें तमाम पर्शियन वर्ड्स थे, तो उसके लिए मुझे उर्दू के एक्सपर्ट्स बिठाने पड़ते। जैसे एक वर्ड में मुझे अभी भी याद है, उसमें आता था नहीं जिन्हार नहीं,
मरना मंजूर है मगर ये दिल फिगार अजरा तब्दील मजहब आबाई से मजबूर है। अब वो जिन्हार वर्ड जो है, मुझे नहीं लगता है जिन्हार उर्दू का शब्द। तो अब वही बड़ी, तो हमने कहा केपी भाई उन्होंने बहुत सही आदमी को पकड़ा है, आप ही कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता है इसको। दूसरा, जब वो फिल्म रिलीज हुई तो बोले भाई अनिल तुमने फिल्म देखी? मैंने कहा कि अभी तो नहीं। भाई देखो मैं बम्बई होके आया हूँ, अमिताभ बच्चन देख करके आए, अमिताभ बच्चन मेरे साथ आए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की। अब दूसरी तारीफ जो है या उसका कमेंट मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब बताइए कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ मैं? वो कह रहे मैं उनका कमेंट सुन के आया, मुझे तुम्हारा कमेंट चाहिए। तो ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि उनकी जो मोहब्बत थी, जो कि आप याद करते हैं। मुझे याद है जिस समय वो बीमार थे, मैं उन दिनों मुंबई रहता था, मुंबई से आया हुआ था, तो हिंदुस्तान टाइम्स वाले जानते थे कि मैं बहुत उनके अजीज़ रहा हूँ, तो मुझसे बोले आप उनकी आबिचुरी लिख दीजिए। अरे मैंने कहा यार एक जिंदा आदमी की आप आबिचुरी हमसे लिखवा रहे हो? बोले देखिए उनकी तबीयत तो ख़राब है, आपको मालूम है बहुत ज़्यादा, और हमें तो फ़ौरन न्यूज़ देनी पड़ती है, तो अब हमें फ़ौरन ऐसी न्यूज़ कैसे मिलेगी, हम कैसे सब बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो अनिल भाई आप उनके इतने क्लोज हैं, आप हमें लिख करके दीजिए। तो उनके जीते जी मुझे उनकी आबिचुरी लिखनी पड़ी, और 2 दिन के बाद फिर उनकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने उसको नेक्स्ट डे छापा भी था। रेडियो के लिए उन्होंने 147 नाटक लिखे, पूरा रिकॉर्ड है ये। 147 प्लेज ही हैज रिटन फॉर रेडियो, और उसमें कई नाटक उनके आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रोग्राम में प्रसारित किए गए। और ये बहुत अच्छी बात है कि केपी भाई के नाम पर उनके बेटे रोहित ने एक सम्मान की दिया हुआ है, जो कि इस बार अशोक चक्रधर जी को दिया गया। उसके पहले उन्होंने सूर्य कुमार पांडे जी को दिया था। मुझे भी वो फख्र हासिल है, एक साल वो अवार्ड उन्होंने मुझे भी दिया था। तो इस तरीके से उनका नाम चलता रहे। हमारे लखनऊ के बहुत ही मतलब सरगना थे, लखनऊ के सिरमौर थे केपी भाई। आज मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं केपी सक्सेना अंकल के बारे में एक ऐसी बैठक में शरीक हो जाऊंगी, और इत्तेफाक ये कि मैंने वो एक आपका देख लिया, तो फिर मुझे लगा कि इसमें तो मुझे जाना है। और जब से अंकल हमारे यहाँ से गए, इत्तेफाक ये था कि कुछ हालात ऐसे बने कि फिर मेरा उनके घर जाना नहीं हो पाया, और शायद इतना बचपन था कि कुछ यादें तो बहुत धुंधली हैं। और उसके बाद फिर 80s की शुरुआत में ही वो हमारे यहाँ से चले गए थे। तो मैं बहुत मुझे नहीं मालूम कि अंकल आए कब थे मेरे घर। मैंने होश संभाला तो अंकल थे वहाँ पर, और हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये फैमिली और हमारी फैमिली में कुछ फ़र्क है। मैं उनके तीनों बेटों को राखी बांधती थी, और मधु दीदी जो थी वो जिस तरह से रक्षाबंधन में वो जो थाली बनाई जाती थी, तो वो मेरे लिए भी बनती थी एक, और मैं मधु दीदी के साथ मिलकर के तीनों भाइयों को राखी बांधती थी। अंकल के साथ ये था कि अंकल का वो कमरा और उसमें बहुत सी किताबें। आप लोगों ने सबने तो अंकल को एक बहुत बड़ा अदीब और वो हम लोग उस वक्त नहीं जानते थे कि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं। हम लोग सिर्फ इतना जानते थे कि अंकल हैं और बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, और किताबों में जी, और उनकी जो किताबें थी ना वो बहुत सी, तो उसमें वो अलमारी में कुछ लोटपोट और चंपक भी रहती थी, तो वो नीचे, और हम लोगों की सारी जिद रहती थी रोहित भैया मुन्ना भैया से कि आप हमको वो किताबें दीजिए। तो डरते डरते अंकल के कमरे में दाखिल होते थे, क्योंकि वो जाहिर है जिस वक्त वो पढ़ रहे होते थे या कुछ लिख रहे होते थे तो वो सन्नाटा उनको चाहिए होता था। हालांकि उन्होंने कभी हम लोगों को डांटा नहीं, और बहुत प्यार से मिले जब भी मिले, लेकिन एक ये रहता था कि हाँ अंकल कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि बीबी नातियों वाली जो सीरियल था, तो जी, तो उस वक्त बीबी नातियों वाली का कई एपिसोड्स हमारे इलाके में भी उन्होंने फिल्माए हैं। शूटिंग होती थी, हम लोगों को उस वक्त ये भी नहीं समझ में आता था कि शूटिंग क्या चीज़ है, लेकिन हाँ ये था कि शूटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है फ़न की तरह। और कुछ उनके कमरे में भी शायद सीन शूट हुए हैं या आप लोग सब बैठे रहते थे, मुझे ये मैं पूरी तरह नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ जितने भी बीबी नातियों वाली के कैरेक्टर्स जो किरदार थे वो उनके घर आया जाया करते थे।
बंधु जी एक थे, बंधु जी आते थे उनसे जी, तो वो अक्सर मिल जाते थे, तो वो बच्चों में हम लोगों को ख़ास तौर से वो कुछ मजाक की कुछ चीज़ें करके दिखाते थे, देखो ऐसे चुटकी बजती है, जैसे कुछ, मतलब वो बिल्कुल बच्चों में, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो वो तो बाद में जब टीवी देखा तब अंदाज़ा हुआ, अच्छा ये तो ये थे, हम लोग उस वक्त नहीं जानते थे, हम लोग यही समझते थे कि अंकल के साथ उनसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने उनके ऊपर एक नज़्म कही है कि एक नाम जिनकी शान पे नाजा है लखनऊ, एक नाम जिनकी शान पे नाजा है लखनऊ, एक शख्स जिनसे मिलने की सबको थी आरज़ू, और अपने कलम का सबको बनाते रहे असीर, शब्दों के मालदार वो अल्फाज के अमीर, और तंज़ो मज़ा ऐसा कि मिलती नहीं मिसाल, तंज़ो मज़ा ऐसा कि मिलती नहीं मिसाल, पढ़कर जिन्हें ज़बां से निकलता है बस कमाल, और तनकीद में मज़ाह का उन्सुर मिला के वो कहते थे अपनी बात बहुत मुस्कुरा के वो, और नाटक था बीबी नातियों वाली जो शानदार, उनके कलम से निकला था एक वो भी शाहकार, और फिल्मों में भी दिखाया यूं अपने कलम का जोर, उनके मकालमों का है दुनिया में अब भी शोर, और हलचल हुई लगान की स्वदेश है गवाह, हलचल हुई लगान की स्वदेश है गवाह, जोधा के साथ करते हैं अकबर भी वाह वाह। अब बचपन की कुछ है मेरी भी यादों में वो शरीक, अब तक है याद रौब मुझे उनका ठीक ठीक, और खिड़की से उनको देख के हम भाग जाते थे, फिर सर पे हाथ रखने को वो खुद बुलाते थे, और कमरे में उनके ढेरों किताबें सजी हुई, माथे पे फिक्र की वो लकीरें पड़ी हुई, और चश्मे के पीछे उनकी जहानत भरी नज़र, लहजे में सादगी लिए आवाज़ पुरअसर, और उस सादगी में भी वही अंदाज बावकार, उस सादगी में भी वही अंदाज बावकार, सबके लिए थे जैसे शजर कोई सायादार, और जब कालका प्रसाद से केपी वो हो गए, सक्सेना जी अदब में ज़माने पिरो गए, जब कालका प्रसाद से केपी वो हो गए, सक्सेना जी अदब में ज़माने पिरो गए, और अंकल पे अपने अब भी हिना हमको नाज है, दुनिया में उनका नाम सदा सरफराज है, दुनिया में उनका नाम सदा सरफराज। नाना जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में कहने के लिए इतना कुछ है, उनके जीवन के लिए जो भी उन्होंने काम किया। लखनऊ की कोई भी ऐसी कोई लखनऊ में पूरे मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो इस नाम से परिचित ना हो। उनके बारे में कुछ भी कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना, अपनी स्मृतियों को, उन यादों को, उन अनुभवों को एक छोटी सी कविता में पिरोने का प्रयास किया है। ये कविता मेरे नाना जी को समर्पित करती हूँ मैं। उनके सीने की गर्माहट से, उनके सीने की गर्माहट से मैंने ममता का बोध किया, वो बिन बोले ही समझे मुझको, मानो एक गहरा शोध किया, मानो एक गहरा शोध किया, थोड़ी थोड़ी जिद भी मानी, कुछ नादानी को माफ किया, फिश भरा हवा का हिस्सा कोई पीपल ने जैसे साफ किया, कभी लगे रंगीन सिनेमा, कुछ श्वेत और शाम फसाना था, कितना पाकीज़ा सा मिले नाना का एक ज़माना था, कलम और केपी की जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई थी, बीवी नातियों वाली ने तभी तो शोहरत इतनी पाई थी, कलम किताबें खेल खिलौने कितने मुझको उपहार दिए, कलम किताबें खेल खिलौने कितने मुझको उपहार दिए, जीवन के क्षण सुंदर कितने नाना ने मुझ पर वार दिए, थोड़ी सी फटकार लगाते कुछ कुछ मुझको डांट दिया, पौधे के जंगली हिस्से को मानो माली ने छाट दिया, पौधे के जंगली हिस्से को मानो माली ने छाट दिया, बड़ी प्रबल थी जिजीविषा, फिर क्यों जीवन से मुख मोड़ लिया, व्यंग के इस सूरज ने आखिर तारों से नाता जोड़ लिया, काश उनका पता मिल जाए, मैं फिर से उनको पत्र लिखूं, मैं फिर से छोटी बन जाऊं, वो बचपन वाला सत्र लिखूं, स्नेहमयी एहसास तुम्हारा है जीवित घर के हर हिस्से में, नाम केपी का अमर रहेगा, नाम केपी का अमर रहेगा लखनऊ के हर किस्से में, 100 वर्ष जीने को अब की तुम फिर आना पूरी तैयारी से, सपनों में तब तक मिलते रहना,
अपनी नेहा प्यारी से, सपनों में तब तक मिलते रहना अपनी नेहा प्यारी से। केपी सक्सेना के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार हम उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रिमार्क पास कर दिया कि फिर दोबारा हम गए नहीं उनसे मिलने। तो बरेली में जब मेरी पोस्टिंग हुई, बरेली से मेरा पहले से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन इधर जब मेरी पोस्टिंग हुई तो हमने बरेली को करीब से देखा। बड़ा दिलचस्प शहर है वो। अब पीलीभीत बाईपास रोड पे चलिए तो आप एक बड़ा सा 6x8 का खांचा बना हुआ था, हमने झांक के देखा, उसमें एक मज़ार है। जहाँ हम रहते थे फाइक इनक्लेव में जो रास्ता था, तो मालूम हुआ कि वो एक ईंटों का चट्टा ऊपर तक लगा हुआ है और उसके ऊपर एक मज़ार है और एक मुजाविर बैठा रहता था। तो हमने पूछा ये ईंटों का चट्टा क्यों लगाया? तो कहने लगा कि ये कभी न कभी यहाँ से बनाएंगे। और आप लोगों को जान के हैरत होगी कि उस मज़ार की ईंटें नहीं हटाई गई। जब वहाँ पे सड़क बनाई गई तो सड़क टेढ़ी कर दी गई, वो ईंटें नहीं हटाई गई। तो ये जो केपी सक्सेना कसम कुहाड़ा पीर की लिखते थे, ये कुहाड़ा पीर वहाँ पे है। बरेली में भी ये बहुत मशहूर मज़ार है वहाँ पे, वो तो मज़ारों का शहर ही है। जैसे अहमद रज़ा साहब की मज़ार है और उसके बाद हाँ वहीं से शुरू होता है। पड़ोस में एक बहुत उम्दा आस्थाना है नियाजिया, वो सूफ़ी दरगाह है और वहाँ पे सुब्बा लक्ष्मी से लेके KR रहमान तक जाते रहे हैं। और जब हम थे वहाँ पे तब भी वो पहुँचे थे। और वहाँ के लिए कहा जाता है कि जिसने यहाँ का गंडा नहीं पहना, वो जब तक गंडा नहीं पहना तब तक उसको शोहरत नहीं नसीब हुई। बेगम अख्तर भी वहाँ काफ़ी दिन रही, बहज़ाद लखनवी भी वहाँ काफ़ी दिन तक रहे। तो ये तो बरेली उस तरीका, जैसे कि शामतगंज से, जब शामतगंज का भी बड़ा जिक्र है उनकी तहरीरों में, शामतगंज बार बार आता है। और एक बात और है जो लिखी नहीं जाती है, लोग जानते हैं कि बरेली जो है उसे छोटा नागपुर कहते हैं RSS की वजह से। तो छोटा नागपुर और कायस्थों की राजधानी, तो कायस्थ भी बहुत हैं, केपी साहब भी वहीं कहते हैं। तो शामतगंज से जब आप सैटेलाइट की तरफ चलेंगे तो बाईं तरफ जो बालजदी का रास्ता जा रहा है, बूढ़ और बालजदी, वहीं पे केपी साहब का घर है। हम घर भी देखने गए थे। सुधीर विद्यार्थी जी जाने माने लेखक हैं, उनके साथ हम गए थे और उन्होंने केपी सक्सेना पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है जो बरेली के हवाले से लिखा है। पुराने कबाड़ा बक्से से खानदानी कागज निकालकर शजरा बनाने की सोची। इसी रिसर्च के दौरान एक सम्मन हाथ लगा जिसमें बब्बा के नाम सन 47 में 2 रुपए 3 आने का सरकारी घोटाला दर्ज था। बब्बा खर्च हो गए मगर सम्मन आते रहे और दरबार कचहरी में मुंशी रमाशंकर गैर हाजिर दर्ज होता रहा। भारत से अंग्रेजों का होलडाल बंद होते ही बाबू जी ने केस दफन कर दिया। मैंने सम्मन को अंडर ब्रैकेट लिखा है कि जिससे बुसांद आ रही थी माथे से लगाया। जय हो बब्बा। ये कोई तिड़ी देने लायक बात नहीं कि घोटालों की अनुकरणीय परंपरा में केपी के खानदान का भी योगदान रहा है। मुझे बचपन की याद है, बाबूजी की एक ससुराल थी, वहाँ मेरे मामा मामी रहते थे। अम्मा मैके बहुत कम जाती थी। दोनों घरों में संबंध अच्छे थे मगर बाबूजी की अम्मा को सख्त ताकीद थी कि बस बाहरी समर्थन जारी रखो। सरकार मतलब अंडर ब्रैकेट मैका। तो सख्त ताकीद थी कि बस बाहरी समर्थन जारी रखो, सरकार में शामिल नहीं होना है। नानी बहुत चाहती थी कि पेशकार लल्ला, बाबूजी मतलब, और ललिया अम्मा रोज शामतगंज से बिहारीपुर आते जाते रहे। बाबूजी नहीं माने और सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट पर डटे रहे। बाबूजी अम्मा के सामने अक्सर एक मिसरा पढ़ देते थे, कद्र खो देता है हर रोज का आना जाना। कालांतर में वही गुण हम में आए। हमारा अपनी ससुराल से कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने हमें कुर्सी, मेज, पलंग, मैदरी, चादर, कलसा, लोटा और एक बेहद उम्दा बीवी भी दी थी। हमने उनके हितों की रक्षा की, उनने हमारे हित की, मगर समर्थन हमारा बाहरी ही रहा। साले सलहज के इंटरनल मामलों में मैंने दखल नहीं दिया। हमारी बीवी भी हमारे प्यार में आज के चंद्रबाबू नायडू का महिला संस्करण बनी रही और भारतीय जनता पार्टी से मेरा मतलब अपने मायके से मुनासिब सुरक्षित दूरी बनाए रखी। मिर्जा ने खिड़की से बाहर पीक का फोर्स लगाया और मुंह पोंछ कर बोले, न्यूज़ पढ़ा करो। हर एक का बाहर कुछ ना कुछ धरा हैगा। मसलन मेरी मछली बुआ रिजर्व में एक गरारा कुर्ता, चुन्नी, झुमके पीलीभीत में रखा करें थी। एक सेट पचकुइयाँ में, 2 साड़ियाँ, ब्रेसलेट बरेली में मोड़ों पर, 2 बदायूं में रहती पटियाले भी थी। जहाँ जाएं सामान न ले जाना पड़े है। पहले से धरा हैगा। वही हाल अम्मा का है। ये हैगा तो लखनऊ में बोला जाता है और वहाँ यहाँ बोला जाता है। तो लोग लखनऊ में आ गए थे, 8 ही साल के थे जब वो, मतलब जैसे वो
थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा है, तो हमने ये महसूस किया कि केपी के वहाँ स्लैंग का बहुत इस्तेमाल था, जो मतलब था ना, वो कोई रची बसी या ज़बान नहीं इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके बारे में कही जा सकती हैं, और वो मनोटनो लिखा, ये बात सही है, और इतना कोई लिख नहीं सकता अपनी दानिश में, बहुत लिखा। केपी साहब असल में शख्स नहीं, एक नॉस्टैल्जिया है हम लोगों के लिए, जिन्होंने बचपन में लोटपोट, चंदन, नंदन, पराग, धर्मयोग और जितनी भी मैगजीन होती है जिन्होंने भी पढ़ा है, उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया है। बीबी नातियों वाली उन्होंने जो काम किया है, मूछ मूछ की बात, रहमन की रेल यात्रा, श्री गुल सनोवर की कथा, रमैया तोर दुल्हन, गज फुट ईंट जिसका जिक्र किया आपने, बाप रे बाप, बाजूबंद खुल खुल जाए, लखनवी ढंग से, कोई पत्थर से, नया गिरगिट, ये किताबें उनकी रही हैं। नज़्म शुरू होती है यूँ, श्रद्धांजलि है उनको एक तरीके से केपी सक्सेना। पहनते हैं कान अक्सर जो आवाज़, पहनते हैं कान अक्सर जो आवाज़, जमा नहीं होते महज चंद अल्फाज, जमा नहीं होते महज चंद अल्फाज, पलटे हैं जो कभी रवायतों के बयाज, तो खुल गए हैं कितने ही तहजीबी राज। दिशाहीन शोर से परे आवाज़ उनकी थी ऐसी कि मज़ाह भी तंज से डरे, कि मज़ाह भी तंज से डरे। आंसू मिले हैं कहकहों के जो खोले हैं दराज, समझते थे वो हंसी बस बादलों की है परवाज, हंसी बस बादलों की है परवाज, मगर तंज है बरसती बूंदें, समाए जो धरती में तो फिक्र की कोपलें फूटे, तो फिक्र की कोपलें फूटे। रचे बसे लखनऊ की नफासत में, लिपटे हुए मोहब्बत की आदत में, उनके मिर्जा पंडित लाला सबको अवध में ही था पाला, सबको अवध में ही था पाला। सो भूले नहीं रवायतें वो बीबी नातियों वाली, तबस्सुम के सुबह के होठों की लाली, भुला देती थी रातें गुजरी तमाम काली, जिसमें थी रेल और थे वो, दोनों एक दूसरे को रहे थे ढो, मगर खूबसूरती से मुस्कुराते हुए, हंसी जमाने पर लुटाते हुए, पतले होठों पर मूंछों के भीतर मूंछ मूंछ की बात हो यथा, रहमन की रेल यात्रा में सुनाते श्री गुल सनोवर की कथा। रमैया तोर दुल्हन उतरी यूं गज फुट इंच नाप, के बाप रे बाप बाजू बंद खुल खुल जाए, लखनवी ढंग से कहते कहते पहले आप पहले आप। बचपन में हमें था गुमा उन्हें रहे पढ़, उन्हें था यकीन हमें रहे हैं गढ़, के नस्लें आइंदा दिखे भी जिंदा, कि नस्लें आइंदा दिखे भी जिंदा, नफरतों से सके लड़, जोधा अकबर गिरे जब कभी थककर, बढ़ते देख सियासी हलचल, न पाते हो कोई पत्थर से, न पाते हो कोई पत्थर से, जब नया गिरगिट भी कुचल, तो स्वदेश ही हो अंत तक प्यारा, चुकाकर भी आस्थाओं का लगान, खत्म न होने दे गंगा जमनी पहचान, बाकी रहे पुरखों का आख्यान, धर्मनिरपेक्ष ही रहे हिंदुस्तान, इसी में खुश है खुदा, इसी में खुश रहेगा भगवान। केपी साहब को हमने पढ़ा है, हम अपनी बात कर रहे हैं, सुना है, लेकिन यहाँ पर आज आए तो लगा इसे जिया है। केपी साहब का लिखा हुआ एक व्यंग जिन्होंने ट्रैफिक पे लिखा था और लखनऊ को, उस दौर को लखनऊ को याद किया था। कोई 49-50 साल पहले सिप्पी की शोले, शोले में तांगा, तांगे में बसंती, बसंती की धन्नो, आगे बीरू पीछे पसरे हुए जय। बसंती धारा प्रवाह बोलती है यूं कि तुम पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है बसंती। धन्नो का तांगा देश के दिलो दिमाग पर टिक टिक करने लगा, मगर जिसने 60-70 वर्ष पहले के नौशे जैसे सजे तांगे देखे इस शहर लखनऊ के, उसके आगे धन्नो बसंती माइनस, छमा छम घुंघरू टमाटम रफ्तार। तब इस शहर में ना रिक्शे थे, ना बसें, ना टेम्पो, ना ऑटो। घर द्वार के साथ कहीं जाना हो तो गरीबा मऊ खड़खड़े या इक्के, खड़खड़ों में ना छत ना सीट, जिधर चाहो लद लो, घर भर की रेजगारी मतलब बाल बच्चे। इक्के के छोटे से गदेले पर 7-8 सवारी, जैसे बने लटक लो। 2 पैसे सवारी पर अमीनाबाद से नखास, चौक से डालीगंज, अलबत्ता शरीफ शुरफा और साफ सुथरी टोपी वालों के तई तांगा। 2 आने सवारी अमीनाबाद टू चारबाग, 5 सवारी 3 पीछे 2 आगे, कि ज्यादा नहीं लेंगे वरना घोड़ा बुरा मान जाएगा। कोचवान सवारी से पहले पूछ लेता बैठाने से पहले कि दुल्की चले या सरपट। दुल्की मतलब मजे मजे तफरी लेते हुए थोड़ा सा धीमी चाल, ट्रेन पकड़नी हो या किसी को अस्पताल पहुंचाना हो तो तेज सरपट। घोड़े के कान में बोल देते हैं
कि भाई शेरू तुर्की में किस्सा कोताह जनाब जब सब था, जब इसी लखनऊ के सीने पर साफ सुथरी रपारप सड़कें थी, तहजीब थी, भीड़ थी, धक्का मुक्की न थी और घोड़ों की दुबलती टापें एक म्यूजिक सा छेड़ा करती थी और मस्त तांगे वाला अपने कान पर हाथ रखता और गाता, राग अलपता, मेरे मौला मुला ले मुझे मदीने वाले। वक्त की अंगुलियों में थमे ब्रश ने लखनऊ की तस्वीर के रंग ही बदल दिए। बेतहाशा बड़ी आबादी, शहर ने मीलों दूर दूर तक बाहें पसार ली। इतनी कारें कि कभी कभी लगता है कि यहाँ इंसान कम है, कारें ज्यादा। हर रोज का अखबार सड़क पर एक्सीडेंट और दुर्घटना की खबरें उगल देता है। पाइपलाइन के तई महीनों गहरी खुदी पड़ी कब सड़कें, मिट्टी के पहाड़ जरा से चुके और जीते जी कब्र में समा गए। आपकी कसम रोना आता है। ये वही शहर है क्या जहां मैंने तांगों के घुंघरू सुने थे? शाम के वक्त की ट्रैफिक से मुचैटा लेकर मेरी उम्र का कोई सड़क पार करके दिखा दे तो पेंशन का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दूं। मैं बूढ़ा क्या हुआ कि शहर जरूरत से ज्यादा जवान हो गया। जिन गलियों में पला बढ़ा उनकी पहचान खत्म हो गई। ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स खुदा से बातें करने लगे। तहजीब और इंसानियत को बेचकर नया शहर खरीद लिया। ना चच्चा, ना मामू, ना मौसा, ना फूफा, ना ताऊ, सबको एक शब्द अंकल में समेट लिया। शायद लखनऊ के बारे में ही कोई लिख गया है, तेरी सूरत से नहीं मिलती कोई भी सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। पिछले 50 साल में जहां अदब से जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिला लखनऊ शहर में, उसमें केपी सक्सेना साहब एक बहुत भारी भरकम नाम, जिनको पढ़ने का, सुनने का, उनके प्लेस देखने का सारे मौके मिले और बहुत मोहब्बत से बात करते थे। और लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त दिलीप अवस्थी, जो कि मेरे साथ पढ़ते भी थे, फिर पत्रकारिता में भी साथ थे, इंडिया टुडे में थे, तमाम जगह पे रहे और जागरण के संपादक भी थे। तो उनका जागरण में एक कॉलम आता था सटायर पे, वो सब उन्होंने इकट्ठा करके उसको एक बुक के फॉर्म पे जब किया तो एक दिन फ़ोन आया कि प्रदीप कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं, तुम आ जाओ, ज्ञानेंद्र शर्मा है, कुछ और लोग हैं, बस घर पे ही केपी सक्सेना जी आ रहे हैं। ये उनकी मानता है कि वो मेरी बुक को लॉन्च करने के लिए मेरे घर पे आ रहे हैं, वरना इतना बड़ा आदमी कह सकता था कि कोई बड़ा फंक्शन होना चाहिए और बड़े उसमें हम आएंगे, तो तुम आ जाना। तो खैर मैं गया, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि एक दौर में हम भी हिंदी में व्यंग लिखते थे और कुछ लोग ब्लिट्स से जो छोड़ के बाहर निकल आए थे वो अपनी मैगजीन्स निकालते थे। असल में पिछले 45 साल में 50 साल में पत्रकारिता तो हमेशा अंग्रेजी की, लेकिन हिंदी में लिखने की आदत शुरू से थी। तो जब उन्होंने मैगजीन निकाली तो उसमें व्यंग हम भी लिखते थे। तो मैंने कहा कि ये मौका बहुत अच्छा है कि जो मेरे छपे हुए व्यंग हैं केपी भाई को जो है वो दिखा दिया जाएगा। तो हम भी वो सब मैगजीन सब ले लवा के पहुँच गए और दिलीप अवस्थी के यहाँ जब उन्होंने उनकी किताब को लॉन्च किया, सब कुछ हो गया, फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि कोशिश तो मैंने भी की थी, मैगजीन में छपे भी हैं, अगर आप देख लेंगे और आपका अगर कुछ इंकरेजमेंट मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा भाई वो तो जाहिर बात है, मेरे वालिद को भी जानते थे, ब्लिट्स भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। बोले कि भाई यार तुम तो पत्रकारिता इंग्लिश में करते हो। मैंने कहा ये हिंदी में थोड़ा थोड़ा अपना कर लेते हैं। तो वो जो हमने हिंदी में लिखा हुआ था व्यंग उनको दिखाया, ज़्यादातर तो पॉलिटिकल सटायरी था, लेकिन पढ़ने के बाद जिस तरीके का इनकरेजमेंट उन्होंने दिया और ये कहा कि भाई इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो थी कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत से हम जो एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो उसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ये उनका जो एक है ना कि सिंप्लिसिटी, वो जो है हमेशा याद रहेगी। बाकी तो हमने बीबी नातियों वाला, जोधा अकबर और सभी कुछ देखा है और नाज है हमें कि भाई इस शहर में, जैसे कि जब तारिक भाई ने कहा कि केपी सक्सेना जी पे कर रहे हैं, तो भाई हमने कहा ये तो लखनऊ शहर के हर आदमी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत पे कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि भाई मैं एक अचानक ऐसे ही एक मित्र के घर में अपना सब कुछ ले कर चला गया और उसको देखने के बाद जो उन्होंने इनकरेज किया वो ताउम्र याद रहेगा।